मेरी पत्नी हमेशा मेरी गरीब बहन को ताने देती कि वह हर टाइम कुछ न कुछ लेने आ जाती है, जबकि मेरी बहन सिर्फ हमारे साथ समय बिताने आती थी। एक दिन बहन रोते हुए चली गई। मैं पत्नी पर गुस्सा किया तो वह माफ़ी मांगने लगी और वादा किया कि आइंदा ऐसा नहीं करेगी, लेकिन अगले दिन फिर वही सब कुछ दोहराया। यहाँ तक कि पत्नी ने गुस्से में आकर मेरी बहन को धक्के देकर निकाल दिया। वह चुपचाप चली गई। शाम को पत्नी सो गई और मैं उदास दिल से बाहर निकला तो दरवाजे पर नजर पड़ी तो मेरे होश उड़ गई, यह देखकर कि लो जी फिर से आ गई मेरे घर। इनको अपने घर में चैन नहीं है। जैसे ही मेरी बड़ी दीदी घर के दरवाजे के अंदर दाखिल हुई, मेरी पत्नी मुंह से बुदबुदाने लगी। मैं उसकी सारी बातें सुन चुका था, लेकिन आगे से जवाब नहीं दिया, और उसे आगे से जवाब ना देना मेरी सबसे बड़ी मजबूरी थी। मेरी बड़ी दीदी ने मुझे छोटे बच्चों की तरह पाला था, क्योंकि वह मुझसे 13 साल बड़ी थी। मेरी माँ का देहांत हुआ तब मैं 8 साल का था। तब दीदी ने ही मुझे अपनी गोद में भरा था। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैं हर समय रोता रहता था। मेरी बहन ने मुझे बच्चों की तरह पाला था। मैं 14 साल का था जब मेरे पिताजी ने दीदी की शादी अरुण भाई से करवा दी। मैं बहुत रोया था। विदाई के समय मेरी बहन भी मुझे अपने साथ लगाए बहुत रोई थी। मुझे कहती कि अपना ख्याल रखना, और मुझे कहाँ आदत थी अपना ख्याल रखने की। मेरे कपड़े मेरी दीदी इस्त्री करती थी और नाश्ता भी दीदी ही बनाती थी। हम 2 ही भाई बहन थे। मेरी बहन मुझ पर जान निछावर करती थी। मेरी बहन की विदाई क्या हुई, मेरे बाप ने तो जैसे मुझसे मुंह ही फेर लिया था। मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली माँ का व्यवहार मेरे साथ बहुत बुरा था। वह मुझे खाना तक नहीं देती थी। मेरे बाप को मेरी परवाह तक नहीं थी। मैं 1 महीने बाद रोता हुआ दीदी के पास चला गया। दीदी ने जब मुझे रोता हुआ देखा तो मेरे आंसू साफ करने लगी। कहने लगी, अभिषेक क्या हुआ, तुम इतना रो क्यों रहे हो। मैंने दीदी से सारी बात बता दी। यह सुनकर वह कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें पिताजी के घर में रहने की। तुम यहाँ रहोगे मेरे साथ। लेकिन मेरे जीजा को यह बात पसंद नहीं थी। मेरी बहन ने मुझे कहा कि जाओ हाथ मुँह धोकर आओ। मैंने हाथ मुँह धोया। मेरी बहन मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया, लेकिन मेरा जीजा मुझे घूरे जा रहा था। फिर मेरी दीदी ने अपने घर के एक कमरे में मुझे बिस्तर अच्छे से साफ सुथरा बना कर दिया। कहने लगी, अभिषेक तुम यहाँ सो जाओ और आज के बाद तुम यहीं रहोगे। उस समय 10वीं कक्षा में पढ़ता था, लेकिन मेरी बहन ने मुझे माँ की तरह संभाला था, इसलिए मुझे अपनी बहन में माँ ही नजर आती थी। 2 दिन तो मेरे जीजा जी ने कुछ नहीं कहा। मेरी बहन मेरे खाने पीने का भी ख्याल रखती। मैं स्कूल से आता तो मेरे लिए ताज़ा खाना बना कर देती थी, लेकिन मैं ये नोट कर रहा था कि जैसे मेरे जीजा को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। वह बार बार मुझे गुस्से से देखते रहते। एक बार रात को सो रहा था जब मुझे लड़ने झगड़ने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगा जैसे अरुण भाई मेरी बहन पर चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि मैं तुम्हारे भाई का ठेका नहीं ले रखा, यह यहाँ क्यों आया है, जाकर अपने बाप के पास रहे। अगर इसके बाप ने दूसरी शादी कर ली तो इसमें हमारा क्या कसूर है, हम अपनी ज़िंदगी क्यों खराब करें। मुझे तुम्हें नैनीताल हनीमून पर लेकर जाना है, लेकिन तुम सिर्फ अपने भाई की वजह से मना कर रही हो ताकि वह अकेला ना पड़ जाए। मैं बार बार अपनी ऑफिस से छुट्टियाँ नहीं ले सकता। मेरी बहन कहने लगी, आप समझने की कोशिश करें, वह अभी छोटा है और सौतेली माँ इसका ख्याल नहीं रखती, बल्कि उसके साथ बुरा व्यवहार करते। अगर मैं भी इसका साथ छोड़ दूंगी तो फिर इसका कौन होगा। आपको नहीं पता मेरा भाई मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, वह मुझे माँ समझता है। अरुण भाई कहने लगे, यानी कि तुम इसकी खातिर मुझे इनकार कर रही हो, हमारी शादी के खूबसूरत दिन बर्बाद करना चाहती हो। तुमने सिर्फ अपने भाई की चिंता है, ना मेरी कोई चिंता है, ना मेरी कोई परवाह है। ठीक है, रहो अपने भाई के साथ। मैं अपने दोस्तों के साथ नैनीताल चला जाऊंगा, लेकिन याद रखना कि दोबारा कभी मैं तुम्हें कहीं भी घुमाने के लिए नहीं लेकर जाऊंगा। यह सुनकर मैं चुप हो गया। सुबह मैंने दीदी से कहा कि मैं वापस घर जाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, नहीं क्यों जाना चाहते हो, तुम जानते हो कि पिताजी की दूसरी शादी हो गई और वह उनकी दूसरी पत्नी तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने कहा, दीदी आपका घर मेरी वजह से खराब हो रहा है और मैं यह नहीं चाहता। वह कहने लगी, अरुण बहुत अच्छे हैं, बस गुस्से के तेज हैं, 2-4 दिन में इनका मूड ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, दीदी वह आपको अपने साथ घुमाने फिराने के लिए लेकर जा रहे हैं तो आपको जाना चाहिए। मेरी वजह से आप अपनी ज़िंदगी के अच्छे दिन बर्बाद ना करें। लेकिन यह वहीं कहती कि रही, नहीं बेटा कोई बात नहीं, मुझे कोई शौक नहीं। हालांकि मैं जानता था कि हर औरत को ऐसा शौक होता है। किसी का दिल नहीं चाहता कि अपने पति के साथ घूमने फिरने के लिए ना जाए, लेकिन अरुण भाई की कड़ी नाराजगी के बाद भी मेरी दीदी ने मेरा ख्याल रखा था, मुझे अहमियत दी थी। मेरे जीजा जी हर टाइम मुझे घूरते रहते, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहते, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी दीदी, क्योंकि वह उनके हंसते हुए सारी बातें सुन लेती थी। लेकिन हाथ जोड़कर यही विनती करती कि अरुण आप मेरे भाई को कुछ मत कहिएगा। मैं कॉलेज में पढ़ने लगा। इन्हीं दिनों पता चला कि
मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है। जब मैं और दीदी उनसे मिलने गए तो आखिरी सांस ले रहे थे। ऐसा लगता जैसे कुछ कहना चाहते हो लेकिन उनकी ज़बान उनका साथ नहीं दे रही थी। हैरत का झटका मुझे उस समय लगा जब मैंने अपने पिताजी के अंगूठे पर स्याही का निशान देखा। मैंने दीदी से कहा तो दीदी भी देखकर बहुत हैरान हुई। वह औरत नज़रें चुरा रही थी, यानी कि सब क्या धरा उस औरत का था। घर अपने नाम करवाने के चक्कर में इसने मेरे बाप से शादी की थी और आज मेरे बाप की यह हालत कर दी थी कि वह मरने के करीब पहुंच गया था। वह मेरे साथ बुरा व्यवहार रखती ताकि मैं चला जाऊं और वह भी पीछे से जो चाहे मेरे पिताजी के साथ करे। घर अभी उस औरत के नाम नहीं हुआ था, अंगूठा उसने भी पेपर पर लगवाए नहीं थे, बस मेरे बाप के अंगूठे पर स्याही लगाई थी कि हम लोग पहुंच गए। मेरे पिताजी ने वह पेपर से कांपते हाथों से मेरी तरफ बढ़ाए थे क्योंकि दीदी अपने घर में खुश थी। अरुण भाई का अपना घर था, फिर उनके ऊपर सास ससुर नंद देवर की भी जिम्मेदारी नहीं थी। सास ससुर उनके जिंदा नहीं थे और देवर विदेश में थे, सिर्फ अरुण भाई यहाँ रहते थे। मेरे पिताजी ने अपनी दूसरी पत्नी को तलाक दिया ताकि वह बाद में जायदाद में हकदार न बन सके, क्योंकि इसने मेरे बाप के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। उन्हें साइनस जहर खाने में डाल कर देती ताकि धीरे धीरे अंदर से मरने लगे। मेरे बाप ने दम तोड़ दिया और मैं बहुत रोया था, लेकिन अब मैं दीदी के घर पर नहीं रहता था। वह औरत भी वापस जा चुकी थी। मैं अपने घर पर रहने लगा, लेकिन खाना दीदी ही बनाती थी। 3-4 दिन का खाना वह घर आकर पका कर फ्रिज में रख जाती। नाश्ता वगैरह मैं खुद बना लेता था। पापा की दुकान से जो किराया आता था इसमें मेरे कॉलेज की फीस भर जाती। बाकी खाने पीने की मुझे ज़्यादा परवाह नहीं थी क्योंकि दीदी मुझसे पैसे नहीं लेती थी। खाने का सारा सामान खुद लेकर आती थी और पका के फ्रिज में रख जाती। वह मेरा बहुत ख्याल रखती। हालांकि इन्हीं दिनों दीदी प्रेग्नेंट थी। इस दौरान भी उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। अपने घर से आए दिन वह मेरे घर आते और वह भी अरुण भाई से छुप कर मेरा खाना बनाकर चली जाती। भगवान ने मेरी दीदी को एक बहुत प्यारा सा बेटा दिया। अरुण भाई बहुत खुश थे और मैं तो अपने भांजे को देखकर फूला नहीं समा रहा था। मेरा तो जैसे दिल लग गया था। अरुण भाई का व्यवहार भी काफ़ी ठीक हो गया था। मैं अपने भांजे को बहुत प्यार करता था। कॉलेज से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से फिर मैं जॉब करने लगा था। इस दौरान दीदी को वक्त तेजी से गुजरने लगा। अब दीदी को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। भांजे के बाद भगवान ने मुझे एक प्यारी सी भांजी दी, लेकिन इन्हीं दिनों अरुण भाई की नौकरी विदेश में लग गई और वह विदेश चले गए। मेरी दीदी अकेली हो गई। अरुण भाई के बाद बहुत उदासी से दीदी घर में रहने लगी। अपने भांजे भांजी को संभालता और प्यार भी बहुत करता था। इन्हीं दिनों दीदी के पड़ोस से एक लड़की आने लगी। मेरी दीदी से बहुत प्यार करती थी। कभी कभी तो खाना भी बना देती थी। मैंने नोट किया कि अक्सर इस टाइम आती जब मैं दीदी के घर में उनसे मिलने आता। मेरा ज़्यादातर टाइम उनके बेटे आंसू और बेटी भूमि के साथ गुजरता था। मेरा अपने भांजे भांजी के साथ बहुत अटैच था। मुझे इन पर बहुत प्यार आता था। जब भी मैं आता वह दोनों मेरे पास बैठ जाते। हम कभी लूडो खेलने लगते तो कभी कैरम। मैंने नोट किया कि वह भी बहाने बहाने से हमारे साथ खेलने लगती तो कभी चाय बना कर ले आती, कभी फ्रेंच फ्राइज बनाती तो कभी पकौड़े, कुछ ना कुछ वह करती रहती। पर वह लड़की बहुत सुंदर थी और मुझ में रुचि भी ले रही थी और मैं उसे पसंद करने लगा कि सिलसिला आगे बढ़ने लगा। अब हम दोनों बातचीत कर लिया करते थे। फिर मोहब्बत का इजहार मैं ही किया। वह उस दिन बहुत खुश थी। सबसे बड़ी वजह थी कि उसकी दीदी के साथ बहुत बनती थी, बहुत प्यार करती थी और मैं चाहता था कि जिसे भी मेरी शादी हो वह मेरी दीदी को वैसी इज्जत दे जैसे कि मैं देता हूँ। जब दीदी को दिव्या के बारे में बताया तो वह बहुत खुश हुई थी। कहने लगी वह तो बहुत अच्छी लड़की है। जब मैं घर आती तो आंसू और भूमि को भी बहुत ख्याल रखते। अच्छा है कि वह मेरी भाभी बन जाए। दीदी ने ही दिव्या का रिश्ता मांगा था जो कि एक्सेप्ट हो गया। इन दिनों मैं बहुत खुश था। शादी की सारी शॉपिंग दीदी ने दिव्या के साथ मिलकर ही की थी। मेरी बहन ने अरुण भाई से बहुत कहा कि मेरी शादी पर पहुंचे, लेकिन वह कहने लगे इतना आसान नहीं है आना। अरुण भाई मेरी शादी में नहीं आए। मेरी शादी सादगी से हुई थी, ज़्यादा बारात नहीं गई, लेकिन बहरहाल शादी खैरियत से हो गई थी। मुझे भी लगा जैसे मेरा घर बन गया है। दिव्या ने आते ही सब कुछ संभाल लिया था। वह मैं बहुत खुश था। दीदी रोज ही मेरे घर आ जाते और दिव्या को बताते रहते कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। दिव्या हर चीज़ के बारे में पूछती थी, उनसे समझती रहती। मैं बहुत संतुष्ट हो चुका था कि चलो दीदी और दिव्या की आपस में बहुत बनती है। जब
मैं घर आता तो दोनों बच्चों को देखकर मैं खुश हो जाता। मैं उनके लिए आइसक्रीम तो कभी चॉकलेट कुछ ना कुछ लेकर ही आता था और वह मामा मामा करते हुए मेरे सीने से लग जाते। कुछ दिनों से मैंने यह नोट किया कि जैसे दीदी बहुत परेशान थी, लेकिन मुझे वजह भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने 2-3 बार पूछा कि आप क्या बात है, आप इतनी चुप चुप क्यों है, लेकिन वह मुस्कुरा कर कहती कि कोई बात नहीं, सब ठीक है, तुम बताओ तुम्हारी नौकरी कैसे चल रही है। पता नहीं क्यों, लेकिन दीदी मुझे यह महसूस हुआ कि जैसे दीदी मुझसे कुछ छुपा रही है। मैं कई बार पूछ चुका था, लेकिन बताती ही नहीं थी। एक बार मैं घर पर आया तो भूमि मुझसे कहने लगी कि मामा पापा फ़ोन नहीं उठा रहे, हमसे बात भी नहीं कर रहे और इस बार तो पापा ने पैसे भी नहीं भेजे, हमारी स्कूल की फीस भी नहीं दी। यह सुनकर मैं परेशान होकर रह गया। कितनी बड़ी बात दीदी ने मुझसे क्यों छुपाई। जब मैं दीदी से पूछा तो वह रोने लगी, कहने लगी पिछले 1 महीने से अरुण ने मुझसे बात नहीं की और इस बार तो पैसे भी नहीं भेजे। अब तो उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है। मैं उनके कई दोस्तों से पूछ चुकी हूँ, लेकिन जो बात वह बता रही वह सुनकर मैं बहुत डर गई हूँ। मैंने कहा क्या बता रहे। मेरी आवाज़ तेज हुई थी। मेरी दीदी सिसक कर रोने लगी, कहने लगी सब कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ शादी कर ली। यह खबर तो वाकई बहुत बड़ी थी। मेरी दीदी ने मेरे साथ लग कर रोने लगी, कहने लगी अरुण ऐसा कैसे कर सकते, क्या उन्हें मेरा ख्याल नहीं आया, क्या अपने बच्चों का ख्याल नहीं है। बताओ मैं यहाँ पर कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी। मेरे बच्चों की स्कूल की फीस तक नहीं है। जिस तरह से वह बिलख कर रो रही थी, मैं उन्हें अपनी साथ लगाकर चुप करवाने लगा। दिव्या खड़ी सारी बातें सुन रही थी, देख भी रही थी, लेकिन आगे बढ़कर उसने दीदी को एक बार भी तसल्ली नहीं दी थी। मैंने कहा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मेरी सैलरी अच्छी है और हम 2 ही तो लोग हैं, हमारा इतना खर्चा थोड़ी है, बच्चों की फीस भी मैं भर देता हूँ। दीदी कहने लगी नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के स्कूल में टीचर की नौकरी कर लूँ। इस तरह से बच्चों की फीस भी आधी हो जाएगी और मैं फीस भर दूंगी। तुम चिंता ना करो, अच्छा नहीं लगता और इतने सैलरी तो मिल ही जाएगी कि मैं घर चला सकूँ, कुछ ट्यूशन पढ़ा लूँगी। मैंने कहा मेरे होते हुए आपको कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, आपने भी तो मुझे संभाला है, तो क्या मैं आपको बेसहारा छोड़ दूँ। अब आप मुझे गैरों वाली बातें ना करें। भगवान के लिए मैं अगले दिन ही जाकर दोनों बच्चों की फीस भर दी। वह फिर से स्कूल जाने लगे थे। मैंने दीदी के घर का राशन डलवा दिया। जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि दिव्या का मुंह बना हुआ है। मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ। वह कहने लगी कुछ नहीं, हमारे सर पर तो आपकी दीदी और उनके बच्चों का बोझ बढ़ गया है। पहली बार दिव्या के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मैंने कहा तुम पर क्या बोझ पड़ा है, क्या वह क्या कह दिया मेरी दीदी ने तुम्हें, मेरे पैसों का भी उनका हक है। वह कहने लगी सबका हक है, आपने तो कहा था कि 15 दिन की छुट्टी मिलेगी तो आप मुझे बाहर घुमाने लेकर जाएंगे और आप यह पैसे आपकी दीदी के पास चले जाएंगे। मैंने कहा अपनी बहन को इस हाल में छोड़कर तुम्हें क्या लगता है कि मुझे घूमने फिरने के लिए जाना चाहिए। मेरी बहन का घर उजड़ गया, उसका पति दूसरी शादी कर चुका है, उसे ना अपने बच्चों का ख्याल है ना अपनी पत्नी का, और ऐसे मौके पर जब मेरी बहन को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं उसे छोड़कर चला जाऊँ। तुम्हें नहीं पता मेरी बहन मेरी माँ है, उन्होंने मेरी खातिर बहुत बलिदान दिए हैं। वह कहने लगी हाँ आप दोनों बहन भाई एक दूसरे के बलिदानों के एहसान चुकाते रहो। जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो गई। कितना कुछ सोचा था कि मैं घूमने फिरने जाऊंगी, फिरूंगी, आज़ादी से ज़िंदगी गुजारूंगी, लेकिन आपकी दीदी तो रोज़ ही मेरे घर आ जाती है, सब कुछ मुझे करना पड़ता है। मैं यह सुनकर बहुत गुस्से में आ गया। मैं दिव्या के साथ बहुत झगड़ा किया। मैंने कहा खबरदार, जो तुमने मेरी दीदी को कुछ भी कहा तो फिर दिव्या तो जैसे मेरी बहन से चिढ़ हो गई। जब भी दीदी घर आती तो दिव्या अपना कमरा बंद करके अंदर बैठ जाती। हालांकि मैं उसे कई बार समझा चुका था कि दीदी के साथ ऐसा व्यवहार मत करो, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुनती थी। कुछ दिन बाद ही दीदी मुझे कहने लगी अगर तुम दिव्या को लेकर घूमने जाना चाहते तो क्यों नहीं जा रहे। मैंने कहा दीदी इतना भी ज़रूरी नहीं है जाना, लेकिन मेरी दीदी ने ज़बरदस्ती मुझे भेजा था। दिव्या बहुत खुश थी, 8 दिन बाद ही वापस आ गया। हालांकि 15 दिन का टूर था, लेकिन मुझे एक तो दीदी की बेफिक्र थी, दूसरा आंसू को टाइफाइड हो गया था और दीदी ने रोते हुए मुझे फ़ोन किया था कि आंसू की तबीयत ठीक नहीं, इसका बुखार नहीं उतर रहा। मैं जल्दी से टिकट कराया और वापस आ गए और दिव्या बहुत गुस्से में थी। वह बार बार कह रही थी कि आपकी बहन से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम लोग कहीं 4 दिन खुशी के ना गुजार ले। मैंने कहा तुम हर टाइम यह क्यों सोती रहती हो, यह मेरी वही बहन है जिसके घर पर तुम आकर इसके काम में मदद करती थी और वहीं पर रहती थी। तुम्हारे अपने घर में दिल नहीं लगता था और मैं तुमसे शादी सिर्फ अपनी दीदी की वजह से किया, क्योंकि तुम उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहती थी, तुम्हारा प्यार उनके साथ बहुत अच्छा था। वह कहने लगी कि मैं सब कुछ आपके लिए किया है क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई थी, वरना मुझे आपकी बहन से कोई मतलब नहीं था। यह सुनकर मैं हैरान रह गया कि यह लड़की
इतनी मतलबी थी। एक बार मेरे दोस्त ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझे नौकरी से निकाल दिया। इन दिनों मैं बहुत परेशान था। 1 महीने के अंदर अंदर मेरी सारी सेविंग खत्म हो गई, क्योंकि भूमि और आंसू की भी फीस मैं ही भर रहा था और दीदी के घर में खर्च भी फिलहाल मेरे ऊपर ही थे। सारी सेविंग खत्म हो चुकी थी और मैं बहुत परेशान था, क्योंकि मुझे दूसरी नौकरी नहीं मिल रही थी। इन्हीं दिनों मेरे ससुर मेरे घर पर आए। जब उन्हें पता चला कि मेरी नौकरी छूट चुकी है, कहीं जॉब नहीं मिल रही, और वह कहने लगे कि दिव्या के हिस्से में 20 लाख की रकम आई है, तुम इसे कोई छोटी मोटी फैक्ट्री खोल लो, बाकी तुम्हारा अपना काम शुरू हो सके। हालांकि मैं वह पैसे लेना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे ससुर ने बहुत कहा, दिव्या ने भी कहा, तो आप ले लीजिए वह पैसे और कोई काम शुरू करिए। मैं इन पैसों से एक छोटी सी जगह खरीदी और कुछ मशीन खरीद कर फैक्ट्री में मर्दाना जींस की पैंट का काम शुरू कर दिया। अब मेरा काम चलने लगा, मुझे तरक्की मिलने लगी, लेकिन दिव्या का स्थान मेरे सर पर बढ़ने लगा, क्योंकि मैं उसी के हिस्से के पैसों पर यह सब किया था। हालांकि सारी मेहनत मेरी थी, लेकिन फिर भी वह मुझ पर अपना हुक्म चलाने लगी। बार बार मुझ पर यही जताती कि अगर मेरा बाप पैसे ना देता तो आप भी भूखे रह रहे होते और आपकी बहन भी। हालांकि दिन रात मेहनत करके मैं इस फैक्ट्री को चलाया था, लेकिन दिव्या को मेरी मेहनत नजर ही नहीं आ रही थी। बस अपने बाप का पैसा याद आ रहा था। एक बार कहने लगी कि यह मेरे बाप का पैसा है, जिससे अपने कारोबार शुरू किया कि इसलिए अब अपनी बहन को एक पैसा भी नहीं दोगे। मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया कि मेरी एक ही बहन है और वह तुम्हें कुछ भी नहीं कहती। तुम्हें क्या मसला है, वह थोड़ी देर के लिए घर आ जाते हैं या मैं उसके कुछ खर्च उठा लेता हूँ। हालांकि अब तो दीदी ने स्कूल में जॉब करनी शुरू कर दी थी, जहाँ भूमि और आंसू पढ़ते थे, इसलिए बच्चों की फीस वह मुझसे नहीं लेती थी और राशन का भी काफ़ी सामान वह खुद ले लेती थी। मुझे बार बार मना करती कि पैसे मत दिया करो, लेकिन यह था कि मेरी दीदी मुझे हर तीसरे दिन मिलने आ जाती, तब भी आती मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर पका कर आती थी। और मुझे दीदी के हाथ के खाने बहुत पसंद थे और दिव्या का मुँह बन जाता था। पता नहीं उसे मेरी बहन से क्या था। घर आने लगी थी, वह तो उन्हें बर्दाश्त ही नहीं करती थी। एक बार मैं घर में आया तो दीदी रोते हुए घर से बाहर निकल रही थी और वजह पूछी तो कहने लगी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ। यह कहकर वह अपने घर चली गई। मैं दिव्या से पूछा तो कहने लगी मैंने उन्हें निकाला। यह सुनकर तो मेरा दिमाग घूम के रह गया। मैंने कहा तुम कौन होती हो मेरे घर में मेरी बहन को निकालने वाली। वह कहने लगी इस घर का खर्चा मेरा बाप भरता है, उसी के दिए हुए पैसे से तुम काम कर रहे हो। मैंने कहा उन्होंने मुझे पैसे दिए, मुझे खरीद नहीं लिया, और वैसे भी अगर तुम बार बार अपने पैसे का आरोप मुझ पर जमाओगी तो मैं तुम्हें पैसे वापस कर देता हूँ। वह कहने लगी कि मुझे 20 लाख नहीं चाहिए, तुम्हारी फैक्ट्री चाहिए, मुझे पूरी फैक्ट्री और सब कुछ चाहिए। तुम जैसे खाली हाथ थे वैसे ही खाली हाथ रह जाओगे। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा है। मैंने कहा एक जोरदार थप्पड़ दिव्या के मुंह पर दे मारा। वह दूर जाकर गिरी, साथ ही बेहोश भी हो गई। यह देखकर मैं परेशान हो गया। उसे लेकर जब अस्पताल गए तो पता चला कि वह प्रेग्नेंट और बहुत कमज़ोर हो। अगर मैं इसका ख्याल नहीं रखा तो बच्चा गिरने का खतरा भी हो सकता है। दिव्या को होश आया तो वह रोने लगी, कहने लगी कि मेरे साथ नहीं रहेगी, लेकिन मैं उसकी मिन्नतें करने लगा कि मैं अपने किए की उससे माफ़ी मांगता हूँ, अब उसके साथ अपना व्यवहार रखूंगा। मुझे वैसे भी शुरू से बच्चों से बहुत लगाव था। मैं तो दीदी के बच्चों से भी बहुत प्यार करता था और अब तो मेरा बच्चा आने वाला है। मैंने दिव्या का बहुत ख्याल रखा। मेरी दीदी ने भी दिव्या को बिस्तर से नीचे पैर नहीं रखने दिया। तब तक तो दिव्या का व्यवहार भी दीदी के साथ ठीक था, लेकिन जैसे ही भगवान ने मुझे बेटा दिया, दिव्या तो ऐसी थी कि जैसे उसने मुझ पर कोई एहसान कर दिया हो। मेरा बच्चा मेरी कमजोरी बन गया था। मैं उसे बहुत प्यार करता था, इसलिए मैं दिव्या को कुछ नहीं कहता, लेकिन एक बार तो उसने हद कर दी। उसने दीदी को बहुत बातें सुनाई, यहाँ तक कि दीदी रोते हुए घर से वापस आ रही थी। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, दीदी रोते हुए जा चुकी थी, कहने लगी अब नहीं आऊँगी। यह सुनकर मैं दिव्या से बहुत झगड़ा किया। मैंने कहा मेरा बच्चा मुझे दो और निकल जाओ मेरे घर से। दिव्या स्तंभ की पैरों में बैठ गई और उसने रोकर मुझसे माफ़ी मांगी, कहने लगी कि आइंदा मेरी बहन को कुछ नहीं कहेगी। मैं अपना व्यवहार दिव्या के साथ ठीक कर लिया, लेकिन वह बात नहीं आती थी। कभी ना कभी कोई ना कोई ताना मेरी बहन को दे ही देती थी। कहती थी कि अपना घर तो तुम बसा नहीं सके, अपने पति पर ध्यान दिया होता तो आज वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। अपने पति को तो तुमने अपने से दूर रख कर मजबूर कर दिया कि वह विदेश जाकर दूसरी शादी करने पर मजबूर हो गया और अब मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो कि तुम्हारा भाई भी मुझे छोड़ दे और तुम इस घर पर ऐश करो। मेरी दीदी रोने लगी, कहने लगी कि तुम गलत सोच रही हो, मैं ऐसा कभी नहीं सोचती। मैंने तो अपने भाई को अपना हिस्सा भी दे दिया, कभी उससे पैसे मांगे ही नहीं और अब भी अपने घर के खर्च खुद ही उठाने लगी हूँ। बस भाई की मोहब्बत में यहाँ चली आती हूँ। लेकिन दिव्या की कड़वी जहरीली बातें
बढ़ने लगी। एक बार मेरी बहन ने कहा कि जिस तरह से तुम मुझसे जबान चलाती हो, मैं तुम्हें चाहूँ तो तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ दे मारूं। और इतना भी जानती हूँ कि मेरा भाई कभी भी मुझसे पलट कर सवाल तक नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है कि तुम कितनी बदतमीज हो। इस बात पर दिव्या को इतना गुस्सा है कि उसने धक्के देकर मेरी बहन को घर से निकाल दिया। उस समय दीदी बहुत रोई थी। जब मैं घर आया तो दिव्या बहुत गुस्से में थी। कहने लगी, या तो तुम्हारी बहन इस घर में रहेगी या मैं अपना बच्चा अपने साथ ले जाऊंगी। उसने मुझसे बहुत झगड़ा किया। मेरा बच्चा भी दिव्या के बगैर नहीं रहता था, इसलिए मैं उसे मायके नहीं भेज सकता था। मैं दीदी के पास आया तो दीदी बहुत रो रही थी। मुझे आंसू ने बताया कि मामी ने दीदी के साथ बहुत बदतमीजी की है। मैं अपनी बहन को झूठी तसल्ली भी ना दे सका। वापस अपने घर आया तो बड़े प्यार से दिव्या को समझाना चाहा, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। दूसरे दिन मेरे ससुर भी आ गए। कहने लगे कि अगर तुमने अपना प्यार मेरी बेटी के साथ ऐसा ही रखा तो मैं तुम्हारी फैक्ट्री भी तुमसे छीन लूंगा और अपनी बेटी और नवासे को भी ले जाऊंगा। सारी जिंदगी तुम अपने बच्चों की शक्ल देखने के लिए तरसते रहोगे। मेरी जान अपने बेटे में उपस्थित थी, इसलिए मैं मजबूर हो गया था। मगर रात को तो मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। जब मैंने देखा कि दिव्या सो गई तो मैं उठकर दीदी के घर चला गया, लेकिन दीदी के घर में मुझे रोने और सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। मेरी तो जैसे जान निकली थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो दीदी चारपाई पर लेटी हुई थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। बड़े उखड़े उखड़े शब्दों में भूमि और आंसू से बात कर रही थी कि एक बार अपने मामा को बुलाकर ले आओ, बस आखिरी बार उसे देखना चाहती हूँ ताकि सुकून से मर सकूँ। यह सुनकर तो मेरे होश उड़े थे। मैं अपनी बहन के पास आया, रोने लगा। कहने लगा, दीदी आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन वह अपने सीने पर हाथ फैला रही थी जैसे किसी पीड़ा से गुजर रही हो। कहने लगी, बस मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मैं फौरन दीदी को डॉक्टर के पास लेकर गया, लेकिन मेरी दीदी इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं बहुत रोया, इतना कि बीमार हो गया। मुझे बीमार देखकर दिव्या के होश छूटे थे। उसे अपनी गलती का एहसास उस समय हुआ जब मेरी दीदी दुनिया से में नहीं रही थी। उसने भूमि और आंसू का भी ख्याल रखना शुरू कर दिया। मुझसे माफ़ी भी मांगती रही कि उसे नहीं पता कि यह सब हो जाएगा। मैंने कहा, अब तुम्हारी माफ़ी मेरी बहन को वापस तो नहीं ला पाएगी। दिव्या का व्यवहार ना मेरा दिल साफ कर सका और ना ही मेरे दिल में दिव्या की मोहब्बत डाल सका। मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हूँ, क्योंकि वह मेरे बच्चे की माँ है, लेकिन मेरे दिल से उतर चुकी है, क्योंकि मेरी माँ जैसी बहन को उसने बहुत तकलीफ दी थी। समय बीत चुका था। आज मैंने अपनी भांजी की शादी कर दी और आंसू भी अच्छी नौकरी करने लगा। यह भी खबर मुझे मिल चुकी कि उसके बाप ने जिस औरत से शादी की थी, उस औरत ने उस पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे जेल में बंद करवा दिया। उसने मेरी बहन के साथ ज्यादती की थी और आज वह लंदन की जेल में बैठा अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा था। आंसू तो कामयाब हो चुका था, अच्छा काम कर रहा था और आजकल दिव्या उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। दिव्या कई बार मुझसे माफ़ी मांग चुकी थी, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं दोबारा से दिव्या से बात कर सकूं। अभी भी मेरा दिल में यही सिकवा था कि काश उसने मेरी दीदी के साथ ऐसा ना किया होता।